हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। जनरल ग्रामर की प्रैक्टिस की सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये यूपीटीजीटी, पीजीटी और कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें जनरल ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच काइंड ऑफ वर्ब कैन नॉट सर्व एज द मेन वर्ब, ठीक है, इन एन इंडिपेंडेंट क्लाज। मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लाज में किस प्रकार की वर्ब जो है वह मेन वर्ब के रूप में नहीं हो सकती है। ऑप्शन है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो क्योंकि फाइनाइट वर्ब का हिस्सा नहीं है, इस वजह से वो मेन वर्ब भी नहीं बन सकती है। क्योंकि वर्ब के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? दो होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब्स और एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत जो है वो सिर्फ यहाँ पे पहले लिख लेते हैं नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, वर्ब के दो रूप हो गए, एक हो गया फाइनाइट और एक हो गया नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत पार्टिसिपल्स, ठीक है, और इन्फिनिटिव और जीरंड, ठीक है, इनको रखा गया है। जबकि फाइनाइट के अंतर्गत क्या क्या है? एक तो मेन वर्ब्स हैं और हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन्हीं का दूसरा नाम होता है, मेन वर्ब को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब्स, और मेन वर्ब को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी के अंतर्गत क्या है? दो प्रकार की मुख्य रूप से हो जाते हैं। एक तो हो जाती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसके अंतर्गत टू बी, टू हैव और टू डू होते हैं। और एक होती है मॉडल्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, ईटीसी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा है उन्होंने, विच काइंड ऑफ वर्ब कैन नॉट सर्व एज द मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में किसको नहीं प्रयोग किया जा सकता है? तो नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए नॉन फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऑप्शन है सर्व्स एज द एक्शन ऑफ ए सेंटेंस। अब देखिए नॉन फाइनाइट एक्शन को कैसे बताएगी जब वो मेन वर्ब नहीं है? ठीक है, एक्शन को नहीं बताएगी। अगला ऑप्शन है डज नॉट सर्व एज द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पढ़ लेते हैं फिर भी। क्या लिखा है? सर्व्स एज द क्लॉज, क्लास के रूप में थोड़ी ना सर्व कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें भी मेन वर्ब चाहिए होगा। क्लास की डेफिनेशन क्या होती है? क्लास जो होता है वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, अर्थात मेन वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, gerunds, participles and infinitives are the types of, देखिए अभी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था gerunds, ठीक है, participles और infinitives, ये जो है किसके प्रकार होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, which non-finite form of the verb is used in a sentence to modify a noun, noun phrase, verb और verb phrase। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि नॉन फाइनाइट वर्ब का कौन सा रूप है जो कि प्रयोग किया जाता है एक सेंटेंस को मॉडिफाई करने में। ठीक है, टू मॉडिफाई ए नाउन, मतलब उसमें एक जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने के लिए, या फिर नाउन फ्रेज को। तो सीधी सी बात है, एडजेक्टिव का काम करेगी वो वर्ब। ठीक है, मतलब ऐसी वर्ब जो वर्ब होने के साथ ही साथ उसमें एडजेक्टिव के गुण भी पाए जाते हो, तो क्या होता है? वो पार्टिसिपल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी, पार्टिसिपल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा थोड़ा पढ़ा नहीं था यहाँ बचा हुआ, क्या लिखा था? इट आल्सो प्लेज ए रोल विच इज सिमिलर टू एन एडजेक्टिव। देखो लिखा है भी है यहाँ पर, यह एक एडजेक्टिव का जैसा भी रोल प्ले करता है। तो सीधी सी बात है, पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो वर्ब के साथ ही साथ एडजेक्टिव के गुण भी दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन ing and has the force of a noun and a verb। ठीक है, इट इज, अब देखिए क्या कहा इन्होंने, सीधे सीधे ऊपरी आंसर मिल जाएगा इसका।
इट इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब यह वर्ब का वह रूप है विच एंड्स, जो अंत होता है किस पर, आईएनजी, मतलब उस वर्ब के अंत में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, एंड हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन, और उसके अंदर नाउन बनने की क्षमता होती है एक वर्ब का, ठीक है, क्रिया का क्या बन सकती है, नाउन बन सकती है। मतलब एक सेंटेंस में वर्ब में अगर आईएनजी लगा दें और वह नाउन का कार्य करने लगे, ठीक है। अब जब कोई वर्ब नाउन का कार्य करेगी तो एक सेंटेंस में वो क्या क्या बन सकती है, सब्जेक्ट भी बन सकती है और ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में किसको लिख सकते हैं हम लोग, जीरन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सी वाला, ऐसी वर्ब जो आईएनजी से अंत हो, ठीक है, अंत में क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, अर्थात नाउन बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द सेंटेंस, अब यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस है, एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है। क्या पूछा है इसमें, एथलेटिक्स, ये वर्ड क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, बिल्कुल नाउन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव तब होता है जब कोई विशेषता दी होती, आगे एडवर्ब भी तब होता है जब किसी वर्ब की विशेषता होता वो, ठीक है, प्रोनाउन तब होता है जब किसी नाउन के स्थान पर आया होता, लेकिन यहाँ पर एथलेटिक्स खुद एक नाम है, इस वजह से क्या है, ये नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही डिमांडेड अ थॉरो इंक्वायरी, एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है थॉरो, थॉरो क्या है, थॉरो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अब देखिए ही डिमांडेड ए थॉरो इंक्वायरी, यहाँ पर इंक्वायरी एक नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई करा रहा है कौन, थॉरो, तो क्वालिफाई कराने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रोड इन रिसेंट ईयर्स, सेंटेंस दिया गया है, बहुत से भारतीय रिसेंट ईयर्स में, अभी हाल ही के वर्षों में विदेश में सेटल हो गए हैं, ठीक है। इज ए, ये सेंटेंस क्या है, कैसा है, ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या फ्यूचर परफेक्ट का है। अब देखिए सेंटेंस को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का सहारा ले लेते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई हुई है, हैव आई हुई है, ठीक है, और हैव के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई हुई है, ठीक है। तो हैज और हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आई हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ही केम हियर यस्टरडे, द टेंस इज, इस सेंटेंस का भी टेंस पूछा है, ही केम हियर यस्टरडे, अब देखिए इसमें तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है, ठीक है, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जब किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना आई हो और वह एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हो, अफर्मेटिव कैसे होगा, लास्ट में फुल स्टॉप आया होगा और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हुई होगी, तब वह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना आई हो तो वह सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और या तो फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। मतलब क्या बताया, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना आई हो और अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हो तो वह या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब इन दोनों में कैसे पहचानेंगे, अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आई हो, ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और अगर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हो तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। सीधे शब्दों में समझेंगे, अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना आई हो और उसमें सेकेंड फॉर्म लगी हो तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पर देखेंगे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब इसका टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ऑप्शन नंबर बी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई, अच्छा इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, वाक्य में उस भाग को पहचानिए जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो। ये सेंटेंस है, यू मे लेफ्ट द क्लास, ठीक है, कंजक्शन हो गया, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं भाई गलती कहाँ पर हो सकती है इसमें, ये एक क्लाज हो गई हमारी, ठीक है, और ये कंजक्शन हो गया व्हेन, इसके बाद में ये दूसरी क्लाज हो गई, एडवर्ब ऑफ टाइम कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। पहले क्लास में देखेंगे यू में, अब देखिए यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब है में। अब ध्यान रखेंगे मॉडल्स के साथ
मॉडल्स के साथ सदैव, एक्टिव वॉइस में अगर है सेंटेंस तो सदैव, अगर मेन वर्ब आई है तो फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है किसमें, एक्टिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और उसमें कोई मॉडल वर्ब आई हुई है तो उसके साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, लेफ्ट। यहाँ पर इन्होंने लेफ्ट लिख रखा है, इसका मतलब ये फॉर्म कौन सी हो गई, सेकेंड। ठीक है, यहीं पर मिस्टेक हो गई। ठीक, क्या होना चाहिए था, लीव होना चाहिए था। लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होती है। ठीक है, तो एरर किसमें हो गई, यू मे लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। मे की जगह पर क्या होना चाहिए था, नहीं मे तो सही है, लेफ्ट की जगह पर क्या होना चाहिए था, लीव होना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेम इसमें भी हमको एरर ही देखना है। ठीक, चलिए सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही गलती मिल गई। 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स मतलब 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर्स क्या है, यह एक निश्चित दूरी है। ठीक है, जब ये कोई निश्चित दूरी व्यक्त की जाए तो वह सिंगुलर की तरीके से ट्रीट की जाती है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। ऑप्शन नंबर इसमें ये ए। ठीक है, आर की जगह पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एक निश्चित दूरी को व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द कमिटी, ठीक है, मीट्स हेयर एवरी संडे। सेंटेंस हो गया। अब पूछा है इसमें द अंडरलाइन वर्ड इज, ये जो कमेटी लिखा हुआ है यह क्या है। ऑप्शन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, कोई भावनाएं वगैरह जिनको छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके। ठीक है, वो तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है नहीं, कमेटी तो दिखाई पड़ेगी भाई। आगे क्या है, एक कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन भी नहीं है, इसमें दो शब्द मिलकर के थोड़ी ना बने हैं। ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का, वो भी नहीं है। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी है कलेक्टिव नाउन। वैसे भी कमेटी में एक से तो ज्यादा ही व्यक्ति होंगे, ठीक है, तभी तो कमेटी बनेगी, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 13। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग, ठीक है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। क्वेश्चन टैग जो होते हैं वह इंपरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में यूज किए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, अधिकांशतः इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी से कोई प्रश्न पूछा है, ठीक है, और हमें उस प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहिए, तो अपने प्रश्न का उत्तर पाने के दृष्टिकोण से हम लोग लास्ट में क्वेश्चन टैग जोड़ देते हैं। ठीक है, पूरी बात कहने के बाद में लास्ट में एक टैग जैसा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये स्टॉप द नॉइज, कह रहे हैं शोर रोकिए, स्टॉप द नॉइज, शोर बंद करो। ठीक, अब कह तो दिया है, पता नहीं शोर बंद करेगा सामने वाला इंसान या नहीं करेगा, तो उत्तर पाने के दृष्टिकोण से क्या करते हैं, उसमें एक टैग जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टॉप द नॉइज, शोर बंद कर लो। अब पूछ दिया क्या बंद करोगे, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विल यू, ये सही जवाब है। ठीक है, बाकी देखिए ये कैन यू हो नहीं सकता, सकने का मतलब क्या है, भविष्य की बात पूछ रहे हैं तो मॉडल का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक, कैन नॉट यू भी नहीं होगा, वुड नॉट भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, विल यू, क्योंकि भविष्य की, भाई कोई किसी ने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर भविष्य से ही तो आएगा। अब पूछ दिया कि स्टॉप द नॉइज, शोर बंद करिए, क्या बंद करोगे, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, फ्यूचर सेंस निकल रहा है, इस वजह से विल यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ही हैज डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया है। ही अराइव्ड, ठीक, जब से वह आया। देखिए जब से निकला, अपने आप ही कंजक्शन यहाँ पे बनना है। ये जो ब्लैंक है इसमें क्या फिल करना है, कोई कंजक्शन बनना है। ठीक है, तो फॉर नहीं होगा, क्योंकि फॉर माने के लिए, कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, होता है ये कंजक्शन भी है फॉर, लेकिन फॉर की हिंदी क्या होगी, क्योंकि। अगर कंजक्शन के रूप में देखेंगे तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या निकलेगा, क्योंकि। ठीक है, तो क्योंकि का तो सेंस नहीं बन रहा है। ही हैज डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया है, क्योंकि वह आया, नहीं बन रहा है। ठीक है, फ्रॉम माने से, ये भी नहीं होगा। आफ्टर माने बाद नहीं, सिंस सही है। ठीक है, समय के सेंस में, मतलब ही हैज डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया है जब से वह आया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कंजक्शन।
नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे उचित विकल्प का चयन करिए। क्या है? एक क्लॉज कंटेंस, एक जो क्लाज, क्लाज का मतलब उपवाक्य, क्लाज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। एक उपवाक्य, कंटेंस माने रखता है, अर्थात एक उपवाक्य में होता है, क्या क्या होता है? खाली जगह हो गई, एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है, ऑफ इट्स ओन, इसका स्वयं का एक विधेय होता है, और विधेय जब होगा तो विधेय के साथ और क्या होना चाहिए? कर्ता होना चाहिए, और कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन से चुन लेंगे, ऑप्शन नंबर ये डी, ठीक है। ए क्लास कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, मतलब एक उपवाक्य में इसका स्वयं का एक कर्ता तथा विधेय होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, अभी क्वेश्चंस बचे हैं शायद, क्या नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। आने वाली क्लासेस में अब हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्या था, ये जनरल ग्रामर के क्वेश्चंस थे, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उस प्रकार से। अब जैसे पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग जो सेक्शंस हैं, ठीक है, सबसे हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास से। तो बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।